हेलो बच्चों, चलिए तो बहुत दिन बाद हम फिर 2 दिन हो गए और उसके बाद फिर हम 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जब हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे तो उसमें जब मैंने थोड़ा ढंग से देखा तो 107 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हड़बड़ी में वो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, रोंग कर दिया था। उसको एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 107 क्वेश्चन नंबर को एक बार वो देखते हैं। आइए देखो 107 क्वेश्चन में जो आपको दिया है स्टेटमेंट कि बीटी टॉक्सिन आर इंस्टेड ग्रुप स्पेसिफिक, तो बात सही है। और कोडेड बाय द जीन क्राई CRY जीन क्राई फर्स्ट AC, तो मैंने उस टाइम बोला था कि क्राई फर्स्ट AC भी है, क्राई सेकंड AB भी है, तो लेकिन इस लेवल पर क्राई फर्स्ट AC कह दिया तो भी स्टेटमेंट सही है, मतलब CRY जीन कह दिया उतना सही ही है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो आपका परफेक्टली सही हो जाएगा। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, सो दूसरा स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी हल्की सी गलती कर दी क्योंकि हमने पिछली बार क्या इसको बहुत स्पीड में पढ़ लिया और जल्दी से कर दिया, ठीक है। तो ऐसी गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। तो अब देखिए ध्यान से, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बैसिलस thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH. ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि वहाँ बेसिक यानी अल्कलाइन pH होता है और वो इंसेक्ट गट में एक्टिव होता है इनएक्टिव फॉर्म से। तो वो मैंने पिछली बार यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही है क्या, है ना। तो हम फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ फॉल्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी एक आधे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ फॉल्स, यानी कि थर्ड जो है आपका आंसर आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट द सेकंड इज़ फॉल्स। यहाँ तक ठीक है, चला आ गया। चलो आगे बात करते हैं। तो बाकी तो हो चुके थे, ठीक है। 120 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 120 तक कंप्लीट हो चुके थे क्वेश्चन सारे। अब इसके आगे वाले करवा देते हैं, इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन आगे करते हैं। चलो ठीक है, क्लियर। द इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो आपने dN/dt RN(k-N/k) ये वाली जो इक्वेशन पढ़ी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम पढ़ते ही हैं। इसमें जो है के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, यही पूछा है। तो के इज इंडिकेटेड कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है, कितना कैरी कर सकती है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी टाइम नहीं लग रहा था इसमें, है ना, कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं थी। आगे चलते हैं 122 पे चलते हैं। इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम बाय द मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, NCERT की डायरेक्ट लाइन है। आजकल जो इनिबिशन से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, होते हैं 3 टाइप के, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक मिक्स्ड टाइप होता है। लेकिन हम इस लेवल पे केवल 3 पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। जिसमें से भी अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव को बोलते हैं हम कि वो कम, आप थोड़ा बहुत देख के जाइए, जो NCERT में है वही देख के जाइए, और NCERT में है कॉम्पिटिटिव के बारे में सारा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट एनालोगस करता है, इनिबिटर जो है वो एनालोगस करता है एज अ सबस्ट्रेट के जैसे, तो दोनों कंपटीशन करते हैं, इसलिए नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो जाकर के ज़्यादा बाइंड हो जाएगा, सिंपल सी बात होती है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसका आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 123। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल यही बात हुई थी फैक्टर्स में, मेंडल साहब यही कहते थे कि फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव की तरह काम करता है। तो बात सही है ना, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, allele do not show any expression and other the character appears as such in F2 generation. Allele do not show any expression, तो गलत बात है ना। एंड तो ये तो गलत बात होगी कि एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे तो फिर कैरेक्टर कैसा आएगा, ठीक है। एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन, ये भी गलत ही, पूरी बात ही गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत ही हो गया कि F2 में दोनों कैरेक्टर यहाँ पर तो बात ही कंप्लीट गलत ही होगी ना, कि एलेल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, तो बात यहीं पे गलत हो जाती है, ठीक है। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर इन अ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट,
बिल्कुल पेयर में होते हैं, और डिप्लॉयड की बात हो रहे हैं तो डिप्लॉयड जो है में पेयर में ही होंगे, तो सी जो है स्टेटमेंट सही है। डी की बात की जाए, डी की अगर आप बात करते हैं, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, है ना। मेंडलसर ये कहता था कि फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर क्या होते हैं, जो कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर, मेंडलसर ये कहते थे, तो बात सही है। ई की बात करूँ, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में हम जब बात करते हैं तो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना। जब हम टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाते थे तो टोल जो है वो आता था F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में रिसेसिव वाला भी आता था, लेकिन जनरली हम बात F1 जनरेशन तक करते हैं। स्टेटमेंट आधा है लेकिन फिर भी इसको मान सकते हैं कि F1 जनरेशन में तो आता ही आता है, ठीक है। तो आपका हो गया आंसर A, C, D और E। B को छोड़कर बाकी जो आपको मिले तो A, C, D, E। आइए देखिए A, C, D, E, B को छोड़ देना है, बाकी सबको तो B को आप छोड़ देंगे तो सेकंड वाले में आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है, A, C, D, E। क्लियर, चलो सिंपल। आगे मैच द लिस्ट मैच करना है आपको, आओ मैच करते हैं। न्यूक्लियोलस को मैच करिए, न्यूक्लियोलस साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए के थर्ड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और देखिए आगे उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल को क्या होता है सेंट्रियोल में कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं। बी का हो जाएगा सेकंड, बी का क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये आंसर हमारा सही हो गया और ये हमारा गलत हो गया। और भी बाकी स्टेटमेंट बाकी को देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को यूज है ना, आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट है ना, तो सी का फोर्थ यहीं पे भी है। और डी का फर्स्ट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन आर इज द साइट ऑफ गोल्गी एपरेटस, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। 124 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सही है। चलो 125 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। क्या सा होता है, वेलिस्नेरिया का फ्लावर कहाँ मिलता है, बताओ पहले मेरे को, क्या मिलता है, वाटर के पानी के अंदर मिलता है वेलिस्नेरिया में, ठीक है। तो कलरफुल क्यों होगा, कलरफुल क्यों होगा, किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। और नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, तो गलत हो गया। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल सही बात है, नाम का वाटर है, वाटर लिली नाम का वाटर लिली है, लेकिन पोलिनेटेड इंसेक्ट से या एयर से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। इन मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम विटिंग, यानी कि वो गीले सड़ने से, गीले होने से वो बचाते हैं, तो उसके लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग उसके ऊपर लग जाती है पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सही बात है, मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विटिंग, सही बात है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। पोलन ग्रेन ऑफ द सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल जो स्टेरम आपने देखा, पोलन ग्रेन जो है लंबे से हो जाते हैं ताकि पहुंच सके, ऐसे वाटर करंट के साथ उसको घूम के पहुंच सके, कैसे भी वाटर करंट जब भी वेव बनेगी तो उसके साथ उनको ट्रेवल करना आसान होगा, सही है। तो ये ऐसा, ये भी स्टेटमेंट भी सही है। सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, मैंने बोला ही कि वहाँ के हाथ पैर तो है नहीं कि कैसे जाएंगे, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाते हैं कि पानी जो है उनको खुद से बहा के ले जाए, तो पैसिवली वाटर के साथ वो मूव होते हैं इनसाइड द वाटर, सही है क्या। तो ए को छोड़ करके, ए जिसमें है उन सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबको करेक्ट कर दीजिए यानी बी सी डी ई सही है, बी सी डी ई सही है, यानी कि फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट है ना, करेक्ट पूछा है, ठीक है, बी सी डी ई, राइट। चलें आगे बढ़ें, चलो ये भी सिंपल है। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, कॉमन ब्रेड मोल्ड है ना। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड दो ऑप्शन है, ए के थर्ड में दो ऑप्शन है। फिर देखो आगे स्टीलेगो क्या होता है, स्टीलेगो क्या होता है, स्टीलेगो होता है स्मट फंगस। तो बी का हो जाएगा सेकंड, बी का सेकंड भी दो में है फिर, ठीक है, मतलब ए में हो और थर्ड में भी है। सी देख लो, पक्सीनिया में क्या होता है, पक्सीनिया सी का फोर्थ, रस्ट फंगी और सी का फर्स्ट मशरूम। पक्सीनिया को मशरूम कहते हैं क्या, नहीं कहते, एगेरिकस को कहते हैं मशरूम, इतना ही पता है तो बस काम हो जाएगा, सही है। जिसको थर्ड वाला पता, सी वाला पता है उसका काम हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं उसको। तो सी का फर्स्ट मशरूम तो आ नहीं सकता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है ना। एगेरिकस क्या होते हैं, मशरूम होते हैं, मशरूम को हम एगेरिकस जो होते हैं उनको मशरूम कैटेगरी में मशरूम हम कहते हैं एगेरिकस, राइट। चलो 127, हिंद सेकंड always cuts the DNA molecule at a particular point called the recognition sequence and it consists of, आपके जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं सब के सब लगभग 6 बेस पेयर के कटर से। आपको सीक्वेंस याद नहीं कर, हम जो पढ़ाते हैं हम तो सीक्वेंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक ही सीक्वेंस आपको बोलते हैं कि इको R1 क्या जो है आप सीक्वेंस याद करिए, GATTC जो है आपको सीक्वेंस याद करनी है। इसके अलावा आपको बाकी इनकी हिंद सेकंड की और इनकी सीक्वेंस आपको याद नहीं करनी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने बेस का कटर है। तो हिंद सेकंड जो होता है, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया भी है, वो 6 बेस पेयर का कटर होता है। सिंपल सी बात है। तो आपको इतना भी पता है तो आपका काम बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। 6 बेस पेयर का कटर होता है। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? 2 टाइप के हैं। एक तो जिस मतलब मेनली 3 टाइप के हैं। 2 टाइप में एक टाइप जो हो, जब हम फ्लावर को 2 प्रपोर्शन में कट कर पाए किसी भी प्लेन से, तो उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, यानी कि 2 भाग में ही कट होगा, लेकिन 2 भाग में कट होगा लेकिन एक ही बार कट कर सकते हैं, एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, ऐसे को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। फेबेसी फैमिली के मेंबर वाले, और पेप्लियोनेसी वही पेप्लियोनेडी, फेबेसी और सिजलपिनेटी के मेंबर, ठीक है। और इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको आप कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर, यानी आपको किसी भी प्लेन से आप उसको 2 हाउस में कट कर सकते हैं, लेकिन एनी प्लेन 2 भाग में तो कट पहले वाले को भी कर रहे थे, लेकिन एनी प्लेन से कट कर सकते हैं, वो हो गए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जनरली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं सोलेनेसी में, ब्रेसिकेसी में, है ना, इन नॉर्मली फैमिली में जो आपको है ना एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलते हैं। और एक होते हैं जिसको आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसको कट नहीं कर सकते, कहीं भी आप उसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि लिली फ्लावर, लिली का फ्लावर, लिलियसी में सॉरी केना फ्लावर, नॉट लिलियसी, लिलियसी में तो कर सकते हैं। केना का फ्लावर, केना प्लांट का जो फ्लावर है वो आपका किसी भी उसमें आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ आपसे पूछे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस में मिलेगा? देखो मैंने बोला ना, सिजलपिनेडी, केसिया, गुलमोहर, ये सब इस फैमिली में आती है। सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ये फेबेसी फैमिली है। पाइसम सेटाइवम आपको पता ही है ना, कॉमन पी। सो आंसर आ गया आपका धतूरा, है ना, धतूरा एस्ट्रोमोनियम और धतूरा मेटल, जो उसकी 2 वेराइटी आती है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? धतूरा, सही है। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। स्पेशल सेटिंग में अलग से बिठा करके रखते हैं, है ना। तो कौन सा हुआ? एक्स सीटू। इन सीटू में तो खुद की जगह पर जाकर प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं इन सीटू। अगर अलग से ले जाकर के प्रोटेक्ट करते हैं तो एक्स सीटू। वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन ए स्पेशल केयर या ट्रीटमेंट, राइट। सो उसको कहते हैं एक्स सीटू। अब एक्स सीटू हम यहाँ पर देखिए, एक्स सीटू का अगर आप देखते हैं तो पहला हुआ इन सीटू, तो गलत हो गया। दूसरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 टाइप है, इन सीटू और एक्स सीटू। फिर हो गया सेमी कंजर्वेटिव, ये तो मेथड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके लिए बात नहीं करते हम, ये कंजर्वेशन ये बड़ी चीज़ होगी ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरा अर्थ या ग्लोब के लिए जब हम बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, चीज़ों का प्रोसेस करना है। उसमें बायोफ्यूल भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी इसका आंसर सही हो जाएगा। एक डायरेक्ट आपको ब्रॉडली अगर आंसर देना हो तो इन सीटू तो हो नहीं सकता, तो एक्स सीटू करेंगे, और एक्स सीटू में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही टाइप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सही है ना। यहाँ बच्चे कुछ गलत हुए होंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आया होगा कि आंसर तो मिल नहीं रहा है, अब क्या करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके आंसर लगाना होता है ना। उसके लिए आपको चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाकी बच्चों को लगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, राइट। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 130 वाला बात करते हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लेप्टोडियन स्टेज, ठीक है। तो लेप्टोडियन स्टेज में है ना ग्रेजुअली विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं,
ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप मीन्स वही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एनसीईआरटी की लाइन ही है, लेप्टोडेन में यही लाइन लिखी हुई है। तो आपको एनसीईआरटी की अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब ये लाइन बन जाएगी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोडिन, लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोडिन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस से पहले वाली स्टेज। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोडिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स। सिनोप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बनता है, लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, पैकाइटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और उसके बाद होता है पैकाइटिन में होता है तो जो सिनेप्सिस बने हैं सिनोप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स का, जो सिनोप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स बना उसका डिसोल्यूशन इसकी नेक्स्ट स्टेज में यानी डिप्लोडिन स्टेज में होता है। तो ये बात भी सही है, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। सही बात की जाए तो बात ये की जाएगी कि दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है क्या, सही है। चलिए और बताइए, और आगे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल इज एग्जाम्पल फॉर। देखो ये क्वेश्चन जो आप ये देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं, सीधे के सीधे है ना, मतलब ऊपर की हेडिंग चेंज कर देते हैं और बार बार हर बार रिपीट होते हैं। और हम बच्चों को एक बार कहते भी है कि अगर क्लासरूम में हम कहते भी है, नॉर्मली तो ऐसा करना नहीं है, मतलब हम कहते हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं करना है कि आपको इस चीज़ें जो हैं दो तीन बार हम समझा देते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे लागू होता है, कैसे इसको किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा आप नहीं कर पाए, आप रिवाइज़ नहीं कर पाए या पता नहीं कैसे, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप आँख मीच करके एक ऑप्शन, जब आपसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो आप आँख मीच करके एक ऑप्शन जो कि डी डिफरेंशिएशन उसको लगा दीजिएगा। 90% चांस ये होते हैं कि वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कभी भी सब हर बार जब क्वेश्चन आता है डी डिफरेंशिएशन से ही आते हैं। डिफरेंशिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डी डिफरेंशिएशन से और री डिफरेंशिएशन से। री डिफरेंशिएशन से 10-12% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा, डी डिफरेंशिएशन से ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसका आंसर भी डी डिफरेंशिएशन आएगा, मैं बता देता हूँ। देखो फॉर्मेशन, यहाँ पर एक कंसेप्ट लागू होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, बता देता हूँ आपको कैसा है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, आपको कन्फ्यूजन हो गया इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर मतलब वास्कुलर बंडल, इंटर यानी दो वास्कुलर बंडल के बीच में। कैम्बियम आपको पता है, कैम्बियम यहाँ इस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कुछ चीज़ें होती है मेरिस्टेमेटिक और कुछ चीज़ें होती है परमानेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक से। मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट होता है परमानेंट में, और जब एक टाइम के बाद परमानेंट वापस अगर मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट किया जाए तो पहली प्रोसेस को तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब बनेंगे तो वो परमानेंट में अगर कन्वर्ट होंगे तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जब परमानेंट टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो तो उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेकेंडरी ग्रोथ में सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा प्लांट में, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वापस परमानेंट में कन्वर्ट होंगे। इसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। बस यही कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर। तब ये बोल रहा है कि फॉर्मेशन किसका कराना है? कैम्बियम का। किसके बीच के? वास्कुलर बंडल के बीच का। अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं भी आता तो पता है कि क्या होते हैं इंट्रा इंटर, कोई उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ठीक है। सो फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल। पेरेन्काइमा सेल क्या है? परमानेंट टिश्यू है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होएंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को वापस से मेरिस्टेमेटिक यानी सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट होना है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। या आपको इतना भी पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो परमानेंट जब मेरिस्टेमेटिक में वापस कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डी डिफरेंशिएशन। ये मैं बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप अगर जो बच्चे 12th में हैं, सॉरी ये 11th का कंसेप्ट जो 11th में है, जो 11th में वीडियो देख रहे हैं, जो 12th में है, रिवाइज करने के बेसिस से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज ही बोल देता हूँ आपको ये क्वेश्चन रिपीट होकर के वापस आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है। और जो बच्चों अगला वापस तैयारी करना चाहते हैं, जिनके थोड़े नंबर से अगर कम लग जाते हैं, रह जाते हैं, तो ये वापस इस कंसेप्ट को अगर आपने नहीं किया और ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ आप दोबारा से इसको करिए, क्योंकि ये वापस ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, एनी हाउ आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप
अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं या फिर आप किसी को मूर्ख बना रहे हैं, जो भी है, ठीक है, बट आपको आना चाहिए। और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप कमेंट करिए अगर ऐसा आपको है तो एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको बिल्कुल सब कुछ समझा देंगे यहाँ का, ठीक है। चल, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट। हम बार बार समझाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है कि हम एक सेल को लें और पूरी बॉडी बना दें, नहीं। केवल लीवर के पास या कुछ कुछ ऑर्गन्स के पास एक ऐसी पावर है जो पूरे ऑर्गन को बना सकते हैं, बॉडी को नहीं, ऑर्गन या सिस्टम को नहीं, ऑर्गन को बना सकते हैं। ये होता है हम ह्यूमंस में। लेकिन प्लांट के पास एक गजब की खासियत है, उसको कहते हैं टोटियोपोटेंसी। द टोटल पोटेंसी, टोटल पावर ऑफ द प्लांट टू जनरेट होल प्लांट। यानी आप एक छोटा सा पोर्शन, कुछ भी सेल लेकर के आ जाइए, वो पूरा प्लांट बना सकती है। गजब की पावर है। सारे ऑर्गन जो भी उसकी टिश्यू है, ऑर्गन्स वाले जो लीफ है तो लीफ बन जाएगी। आप रूट का पार्ट लेकर के लीफ बनाना चाहते हैं, यानी पूरा प्लांट बनाना चाहते हैं, उसमें लीफ लाना चाहते हैं, फ्लावर लाना चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। इसी पावर को हम यूज़ करते हैं पीट प्लांट टिश्यू कल्चर में। ये तो इसका आंसर हो जाए द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटियोपोटेंसी। माइक्रो प्रोपगेशन ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन जो है आपको समझा दिया, डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। सोमेटिक हाइब्रिडेशन इसका आंसर नहीं है ना। सोमेटिक हाइब्रिडेशन ये होता ही नहीं है। आपको इन टर्म से अवेयर होना पड़ेगा कि सोमेटिक हाइब्रिडेशन होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आंसर कर रहा हूँ खाली, सो आंसर इज टोटियोपोटेंसी। इसके बाद एक नेक्स्ट एक लेक्चर वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, प्लस दूसरी उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि दूसरा आंसर क्यों नहीं हो सकता और उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो केवल आंसर देख लेते हैं फटाफट से। 133 पे आ जाइए। ओके, अब इसको आपको मैच करना है, सिंपल है ये भी। आओ, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन क्या होते हैं? अलील होते हैं। सिंपल सी बात है यार, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन क्या होते हैं? अलील होते हैं। तो आओ मैच कर लेते हैं। अरे बिल्कुल मैच हो गया। इस बार जो है ना मैच तो कॉलम इतने सिंपल आया था कि पहला ही मैच कर लो खेल खत्म, एक मैच कर लो खेल खत्म हो जाता। मतलब कितना टाइम बच रहा था आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आती है तो। और फिजिक्स भी बहुत सिंपल आई थी, बोले इतना ज़्यादा सिंपल आना भी थोड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाती है, क्योंकि फिर बच्चों की क्या है कि 720 750 700 पे तो ऑल मतलब 100 200 500 रैंक तक तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्या मतलब है। तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा टफ होना ही चाहिए, क्योंकि टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, है ना। तो उसमें लेकिन रैंक डिफरेंशिएशन अच्छे से होता है। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, तो ए का आंसर हो जाएगा आपका अलील, यानी ए का थर्ड, तो आपका आंसर ही थर्ड ही आ गया डायरेक्ट ही। बाकी को चेक कर लीजिए। द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, क्या कहते हैं उसको? बी का फोर्थ टेस्ट क्रॉस कहते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव, अभी पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था कि रिसेसिव बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस करवा रहे थे हम, ठीक है। सी पढ़िए, द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, उसको कहते हैं बैक क्रॉस, पीछे ले जाकर के क्रॉस करना, बैक क्रॉस करना। अब बैक में तो दोनों एनी ऑफ द पेरेंट होंगे, किसी से भी क्रॉस करवा सकते हो। सी का फर्स्ट हो गया। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट कितने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लॉइडी कहते हैं। अगर एक सेट है तो हैप्लॉइडी, 2 हैं डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, जिससे हमने क्या बनाया था? ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिकल्स जो इसको आप कहते हैं वो बनाया था, जो हेक्साप्लॉइड होता है, याद है? हाँ, हेक्साप्लॉइड प्लांट बनाया था गेहूं का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है बेटा। आप पुराने क्वेश्चन आपने करे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है ना। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कौन सा होता है? जिंक। क्या होता है बेटा? जिंक होता है इसका कोफैक्टर। जिंक इसीलिए कहते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइड, इसीलिए कहते हैं आपको जिंक अपने इन सब इसेंशियल न्यूट्रिएंट की, इसेंशियल इन कोफैक्टर्स की ज़रूरत क्या है? आयरन क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आयरन जाकर के बैठेगा हिम में, और जिंक जो है वो डायरेक्ट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ काम करेगा, ठीक है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए कौन सा होता है? कोफैक्टर जिंक होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, सिंपल सी बात है। बच्चों को ऐसे याद भी दिलाते हैं कि जिंक का होता है ना जेड, तो हम बोलते हैं जनता के पास, सबके पास क्या है? कार है। जब जनता के पास जब कार हो जाएगी तब सबको ना हमारा देश बहुत तरक्की पे हो जाएगा, ऐसा करके एक राइमिंग बनाते हैं, याद कराते हैं। चलिए, रिगार्डेड एज अ मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, सो ए ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, बात सही है, ठीक है। को एक्सटिंक्शन बिल्कुल होती है, लेकिन म्यूटेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अगर हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, फ्रेगमेंटाइज हो जाएगी चीज़ें, तो भी लॉस होगा, राइट। और माइग्रेशन से ऐसा कुछ नहीं होता। माइग्रेट करेंगे तो स्पीशीज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, है ना। तो सी और ई को छोड़ करके बाकी सब आंसर है, यानी कि ए बी डी
राइट, ए बी डी, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ए बी डी। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है, बोटनी वाले पोर्शन जो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बोटनी में जो बायोटेक के और कुछ क्वेश्चन और जो जूलॉजी में आते हैं, ठीक है, जैसे सेल बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन जूलॉजी में भी है, तो पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, मीन्स पहले बी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, बी सेक्शन अभी बचा है, बी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो हम जूलॉजी के उनको कंप्लीट करेंगे जो भी बोटनी में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर बी सेक्शन को भी हम जूलॉजी के सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे।